नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही देखी प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। मैं अर्पिता स्नेह और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी अहम जानकारियां। आज के इस अंक में हम जानेंगे बरहर फल के औषधीय गुण, उन्नत परवल की खेती, मटका पद्धति से जैविक खाद बनाने की तकनीक, बंदा गोभी काटने की आधुनिक मशीन और सौर ऊर्जा पर सरकार की सब्सिडी योजना। साथ ही सफलता की कहानी में मिलेंगे वैशाली के प्रगतिशील किसान शिव कुमार जी से। तो आइए सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बरहर फल यानी बहेड़ा सहित और खेती दोनों के लिए उपयोगी, आयुर्वेद में मान्यता प्राप्त औषधीय गुणों से भरपूर। उन्नत परवल की खेती से किसानों की आमदनी बढ़ी, वैज्ञानिक पद्धतियों ने दिया बेहतर उत्पादन। मटका पद्धति से घर पर ही जैविक खाद तैयार, लागत कम और फसल की गुणवत्ता बेहतर। बंधा गोभी काटने की मशीन से समय और श्रम की बचत, किसानों के लिए बड़ा सहारा। बरहर फल, जिसने बहेड़ा भी कहा जाता है, आयुर्वेद में एक अत्यंत उपयोगी औषधीय फल माना जाता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आमाशय को शक्ति देता है और वजन घटाने में सहायक है। इसके नियमित सेवन से बालों के झड़ने की समस्या कम होती है और एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को रोगों से बचाते हैं। किसानों के लिए यह फल न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि औषधीय खेती के रूप में अतिरिक्त आमदनी का साधन भी बन सकता है। इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली की वैज्ञानिक कविता वर्मा। हम बरहर का बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो बरहर में हमारा बहुत पोषक तत्व प्राप्त होता है, जैसे कि उसमें फास्फोरस, जिंक, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और बहुत सारे ऐसे जैसे आयरन, बहुत सारे अन्य पोषक तत्व इसमें उपलब्ध होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। परवल की खेती उन्नत विधियों से की जाए तो यह किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। बेलों को सहारा देकर कतारों में व्यवस्थित ढंग से लगाने से फसल की देखभाल आसान से हो सकती है और उत्पादन भी अधिक मिलता है। संतुलित सिंचाई, जैविक खाद का प्रयोग और कीट नियंत्रण के उपाय परवल की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। बेहतर पैदावार के साथ किसान भाई बाजार में अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं और इतना ही नहीं, अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान अब मटका या घड़ा पद्धति से खाद तैयार कर सकते हैं और इसके लिए मटके को साफ करके उसमें गोबर, नीम या करंज जैसी हरी पत्तियां, सब्जियों और फलों के छिलके डाले जाते हैं और ऊपर से पर्याप्त पानी मिलाया जाता है। मटके को ढककर 2 से 3 महीने के लिए रख देना है और यह सामग्री सड़कर पोषक जैविक खाद में बदल जाती है। इस तकनीक से न केवल खेत की उर्वरता बढ़ती है, बल्कि लागत भी कम आती है, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी चौगुनी हो सकती है। बंधा गोभी की खेती करने वाले किसानों के लिए अब आधुनिक मशीन उपलब्ध है, जो खेतों में जाकर जड़ों के पास से गोभी को अपने आप काट देती है।
इस मशीन से कम समय में अधिक मात्रा में फसल कट जाती है, जिससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि श्रम लागत भी कम हो जाती है। यह उपकरण बड़े पैमाने पर खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। सरकार किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप और सोलर पैनल लगाने पर 60 से 90% तक की सब्सिडी दी जाती है। इससे किसानों को टिकाऊ और सस्ती सिंचाई सुविधा मिलती है। इस योजना का लाभ व्यक्तिगत किसान, सहकारी समितियां, पंचायतें और एफपीओ उठा सकते हैं। साथ ही अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड में बेचकर किसान अतिरिक्त आमदनी भी कमा सकते हैं। वैशाली जिले के प्रगतिशील किसान शिव कुमार जी से पशुपालन के साथ साथ विविध फसलों की खेती भी कर रहे हैं। वे वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनकी मेहनत और नवाचार से न केवल उनकी आय बढ़ी है बल्कि वे आसपास के किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। शिव कुमार की कार्यशैली यह साबित करती है कि आधुनिक तकनीक और सही प्रबंधन से खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सकता है। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने अभी किस प्रकार के फल लगा रखे हैं, उनकी गुणवत्ता कैसी है, साथ ही उन्होंने कितनी पूंजी लगाकर कितना लागत कमाया है। केला में है अल्पान, मुठिया, चिनिया, मलघोप, बतीसा, ऐसी 4-5 किस्म की खेती है केला के, उसी में काम करते हैं। फिर शाम के उठते हैं तो गाय के गोरू के खियाते। पूंजी लगा हुआ है? पूंजी तो बहुत लगता है, मान ली कि लगभग 50-60 हज़ार रुपये लगता है पूंजी। किसान भाइयों, अब एक नजर डालते हैं पटना की प्रमुख मंडियों पर और हम जानते हैं आज के बाजार भाव। अरहर दाल 9,500 रुपये प्रति क्विंटल, चना दाल 7,600 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग दाल 9,500 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर दाल 7,400 रुपये प्रति क्विंटल। आज पटना और आसपास के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम आंशिक रूप से बादल युक्त रहेगा और हल्की बारिश की संभावना है। इस स्थिति में सिंचाई, कीट नियंत्रण और फसल सुरक्षा का ध्यान रखें ताकि फसल को नुकसान न पहुंचे। तो यह थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का पूर्वानुमान, साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त, लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय ना सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। जी हाँ किसान भाइयों, आज का जो हमारा विषय है वह इसी पर आधारित है कि जो मूल्य वर्धित दुग्ध उत्पाद हैं उनसे स्वास्थ्य लाभ कैसे लिया जाए। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहित कुमार जायसवाल, जो सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मूल्य वर्धित दुग्ध उत्पाद कौन कौन से हैं? मूल्य वर्धित दुग्ध उत्पाद की बात करें तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूल्य वर्धित दुग्ध उत्पाद हैं क्या, मूल्यवर्धन क्या है। तो मूल्यवर्धन आप अगर सरल भाषा में समझें, अगर हम किसान भाइयों के लिए बात करें दुग्ध उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में, तो नॉर्मल जो हम तरल दूध बेच रहे हैं वो मेन हमारा प्रोडक्ट है, जिसको कि किसान को बेचने से कम आमदनी होती है। लेकिन अगर वही किसान उस दूध को, तरल दूध को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, जैसे कि छेना हो गया, पनीर हो गया, दही, श्रीखंड, खोआ, मावा, अगर इन सब में कन्वर्ट करके उसका अगर विक्रय करे तो किसान भाइयों को ज़्यादा आमदनी होगी। तो ये जो प्रक्रिया है हम लोग इसको बोलते हैं मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं आजकल अंग्रेजी में इसको। और इससे बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को फ़ायदा हो रहा है और इसके
इसको अगर हम कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो हमारे स्वास्थ्य पे काफ़ी इनका लाभदायक असर होता है। तो आज का जो हमारा परिवेश है वो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से हर दिन गुजर रहा है और आम लोग इस जुगत में रहते हैं कि हम क्या ऐसा हम खाएं पिएं कि हमारा स्वास्थ्य उससे बेहतर लाभ अर्जित कर सके। तो इससे स्वास्थ्य लाभ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम दुग्ध उत्पादों से स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो हम जानते हैं सदियों से कि हमारी परंपरा रही है कि हम भोजन में हमेशा दूध या दूध उत्पाद लेते आए हैं और इसीलिए हमारी संस्कृति में बहुत ज़्यादा किसी रोगों का प्रचलन नहीं रहा है। तो सबसे मुख्य कारण ये रहा है कि दूध हमारा एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, प्रोटीन है, कई तरीके के विटामिन हैं, तो ये सब हम लोग नॉर्मल दूध से पा सकते हैं। लेकिन हम बात करें दुग्ध उत्पादों से स्वास्थ्य लाभ की तो आप जानते होंगे कि कई सारे दुग्ध उत्पादों की मैंने चर्चा की यहाँ पे, छेना, पनीर, खोवा, दही, जो कि दही और श्रीखंड या बटर मिल्क की बात करें, छाछ की बात करें, ये सब एक तरीके के फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट हैं, या हिंदी में बताएं तो किण्वित दुग्ध उत्पाद। आप जानते होंगे कि अगर हम किण्वित दुग्ध उत्पाद लेते हैं रेगुलर बेसिस पे तो जो हमारे आंत में बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से हमारा आंत स्वस्थ रहता है, तो वो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं हमें किण्वित दुग्ध उत्पाद से प्राप्त हो रहे हैं, जो कि हमारे आंत के सेहत को बनाए रखते हैं और ये आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। मूल्य संवर्धित जो हमारे दुग्ध उत्पाद हैं उनसे हम आय का जो मार्ग है उसे कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? तो ये जो मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पाद हैं ये एक हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे युवाओं के लिए एक अच्छा आय का स्रोत हो सकता है। जैसे कि मैं शुरुआत के में ही बता रहा था कि मूल्य संवर्धन में हम क्या कर रहे हैं कि तरल दूध से कई सारे उत्पादों को बना रहे हैं। तो नॉर्मली तरल दूध से हमें कम आमदनी होती है, लेकिन हम उसको मूल्य संवर्धन करके बनाते हैं तो उससे हमारी आमदनी बढ़ जाती है। तो मैं युवाओं से अपील करूंगा कि और किसान भाइयों से अपील करूंगा कि आप तरल दूध को बेचने के बजाय आप मूल्य संवर्धन की तरफ जाएं, उससे अच्छी आमदनी पाएं और इसके साथ साथ आप जो सरकार के डिफरेंट स्कीम चल रहे हैं उससे आप आय का स्रोत लें और इसमें आगे बढ़ें। अगर हम बात करें इन सभी चीज़ों की जानकारियों के लिए हमारे किसान भाई कहाँ जाएं, तो सबसे पहले आपने जिन लाइसेंसों का जिक्र किया कि FSSAI का लाइसेंस लेना ज़रूरी है, या जो भी शुरुआती तौर पर हमारे किसान भाई कहाँ पर उनको जानकारी मिल सकती है? अगर हम जानकारी की बात करें तो जानकारी के लिए आप बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में 2 संस्थान हैं, बिहार वेटनरी कॉलेज एंड संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी। आप यहां से इसमें ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर इस ट्रेनिंग में भाग लेना है तो आपके नज़दीकी जो भी आत्मा केंद्र हैं आप वहां जाएं, आप अपना वहां रजिस्ट्रेशन कराएं कि हमें इस टॉपिक पर ट्रेनिंग करनी है। तो आत्मा के द्वारा जो ये प्रशिक्षण केंद्र है बिहार वेटनरी कॉलेज और SJDT पटना में, तो आपका वहां पे नाम लिस्ट में आ जाएगा और आप इन सब चीज़ों पर ट्रेनिंग कर सकते हैं और इस पे बाकायदे आप इस पर फिर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट,
एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति और फसल उत्पादन बढ़ाने, शुद्ध खान पान एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है।
इससे एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सबके जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी इन किसानों की तरह प्राकृतिक खेती अपनाइए और अपने जीवन में लाभ, खुशी और समृद्धि पाइए। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़े अहम खबरें, मिले विशेषज्ञों की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी।
हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।